परफेक्ट क्यूब फैक्टर। इसमें स्क्वायर था तो हम 2 का भाग दे रहे थे, और इसमें क्यूब है तो हम 3 का भाग देंगे। जैसे z+1 -1 करेंगे और यहाँ पर r -1 करेंगे। ऐसे यदि और आगे संख्या होता है ऐसे करते जाएंगे और इसे गुना के रूप में लिखते जाते हैं। तो ये जो हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गुणनखंड यानी फैक्टर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फैक्टर से जुड़ी सभी डाउट्स जैसे खंडों की संख्या, सम गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, विषम गुणनखंड कौन से होते हैं और अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही सभी गुणनखंडों का योग किस टाइप से निकालना है, और पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, पूर्ण घन गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम पूरी तरह गुणनखंड को कवर करने वाले हैं, यानी फैक्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुणनखंड। देखिए हम देखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणनखंड करना, गुणनखंड करना। अब देखिए ये जो गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या को उससे छोटी संख्या में तोड़ना होता है जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करता हो, यानी ऐसी संख्या जो उस संख्या से छोटी हो और उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करता हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास 8 है, तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, अब इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 जो है 8 को पूरी तरह विभाजित करता है। ऐसे ही 4 हो जाएगा, और ये स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंड का अधिकतम मान जो होता है वह वो स्वयं संख्या होती है। जैसे 8 का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वह स्वयं 8 ही होगा। और गुणनखंड कितने होते हैं इसे हम गिन सकते हैं, यानी गुणनखंड जो होता है वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है। इसमें देखिए एक होता है मल्टीपल, एक होता है मल्टीपल यानी कि गुणज। अब देखिए किसी भी संख्या के जो है अनंत गुणज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 के गुणज बोले तो 8 के अनंत गुणज हो सकते हैं। जैसे हम 8 में 1 का गुणा करेंगे, ये एक गुणज हो जाएगा। इसमें 8 में हम 10 का गुना करें, 8 में हम अनंत का गुना करें, ऐसे किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनंत हो सकते हैं। लेकिन जो फैक्टर होता है वो कभी भी उस संख्या से छोटा होता है। जैसे इसमें देखिए 218 का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछ लिया जाए तो 218 का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो स्वयं 218 ही होगा। लेकिन यदि गुणज में पूछे तो किसी भी संख्या का गुणज अनंत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है। यानी जैसे मान लीजिए हमें 18 के गुणनखंड कितने हैं ये ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसी संख्या जो 18 को पूरी तरह विभाजित करता हो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 18 के जो गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इसके 6 गुणनखंड हो गए। देखिए जब हमें इसकी संख्या ज्ञात करना हो तो हम इसे क्या करते हैं? इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं जो कि अभाज्य संख्या हो। जैसे हम इसे क्या लिखेंगे? 2 गुणित 9 करते हैं तो ये 18 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे? 2 पर 1 की घात और ये 3 पर 2 की घात। ठीक है, अब हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, जिसमें तोड़े हैं वो प्राइम होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होना। ये दोनों प्राइम नंबर है। अब हम इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे 2 पे 1 की घात है तो हम इसमें और 1 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं और यहाँ पे गुना करते हैं। जो दूसरी प्राइम संख्या है उस पे जो घात है उस पे 1 जोड़ करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 धन 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणित ये 3, तो ऐसे ये 6 आ जाएगा गुणनखंडों की संख्या। इसे हम और ले लेते हैं, जैसे 36 है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 4 9 36 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पे 2 की घात हो जाएगा और ये पे 2 की घात, क्योंकि ये
हमें प्राइम नंबर चाहिए होता है। अब इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, इस पे एक एक जोड़कर लिख देंगे, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। ऐसे इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या, जो अभाज्य गुणनखंड हो वो p के फॉर्म में हो और उस पे x की घात हो, q हो यानी दूसरी अभाज्य संख्या उस पे उस पे घात y हो। ऐसे ही मान लीजिए r हो और इस पे z। गुणनखंड की कुल संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, x + 1 y + 1 और ये इंटू में हो जाएगा z + 1। अब देखिए मैं एक उदाहरण लेकर के आपको सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, उचित गुणनखंड और ऐसे अभाज्य गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड सभी एक ही उदाहरण से बताते हैं, फिर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें हम अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 1920 ले लिए, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये 1920 लिख देंगे ऐसा, और ये भाग विधि से हम भाग देकर देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसमें सीधा 8 का भाग देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर ये बच जाएगा 3, 8 चौ 32, 0, फिर से 8 का दे देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, फिर 2 का देंगे तो ये चले जाएगा 15, ठीक है। अब ये 5 का देंगे ये 3 आ जाएगा, ये 3 का देंगे ये 1 आ जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए, एक तो 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया। अब देखिए ये 8 और ये 2 है, तो हम ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर 3 की घात, इस 8 को भी लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात, और ये 2 पर 1 की घात। ऐसे हमारे पास हो जाएगा 2 पर 7 की घात, ये 1 1 की घात हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंड जो हो जाएगा, 3 पर 1 की घात है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 धन 1 लिख देंगे यहाँ पे, फिर ये ऐसा हो जाएगा। इसे हम इंटू में लिखेंगे, ये 5 पर 1 की घात है इसलिए फिर इसमें एक संख्या जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 2 पर 7 की घात है तो हम 7 में 1 जोड़ देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये 2 गुणित 2 और ये 8 हो जाएगा। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा इसका। अब हम इसी संख्या का सम गुणनखंड देख लेते हैं, सम गुणनखंड। तो देखिए हमें सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, 2 को कॉमन ले लेना होता है, यानी 2 सम संख्या होती है इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 कॉमन निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 पर 6 की घात बच जाएगा, और ये 3 पर 1 की घात और 5 पर 1 की घात, ये ऐसा हो जाएगा। अब हम इसमें से निकालेंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, ये 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, गुणित 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो 28 जो हो जाएगा ये सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। अब इसी संख्या का विषम गुणनखंड ले तो हम विषम गुणनखंड, तो देखिए विषम गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसमें जो विषम गुणनखंड है इसका एक 3 है और ये 5 है, ठीक है, और 3 पर 1 की घात है, 5 पर 1 की घात है, तो हम इसे कैसा लिखेंगे, देखिए 3 पर 1 की घात है और 5 पर भी 1 की घात है, और ये इसके विषम गुणनखंड है, तो इसके विषम गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, इसमें एक एक बढ़ाकर लिखेंगे, तो ये 2 गुणित 2 ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये इसके विषम गुणनखंड हो जाएंगे। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल गुणनखंड में से सम गुणनखंड को माइनस कर दे तो विषम गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। इसी संख्या का उचित गुणनखंड देख लेते हैं हम, क्या उचित गुणनखंड। तो उचित गुणनखंड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर -1 करते हैं। ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि उचित गुणनखंड में उस संख्या को नहीं गिना जाता है, यानी उचित गुणनखंड में उसी संख्या को नहीं गिना जाता है, यानी इसमें 1920 एक गुणनखंड है इसे नहीं गिना जाएगा, तो इसका जो टोटल गुणनखंड है 32 है, तो 32 में से -1 कर देंगे तो इसका जो है ये 31 उचित गुणनखंड हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर गुणनखंड।
प्रॉपर फैक्टर ये हो जाएगा इवन फैक्टर, ये हो जाएगा ऑड फैक्टर। इसी में अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड मतलब ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। इसमें क्या होता है, घात में हम 2 का भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उसे लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास है 2 पर 7 की घात, 3 पर 1 की घात और 5 पर 1 की घात। अब इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके घात में 2 का भाग देंगे। तो देखिए जैसे 7 में हम भाग दे रहे हैं, 2 का भाग देंगे तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगा, 3 की घात आ जाएगा। ऐसे ही इस 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में के ऊपर 1 की घात है, इसमें 1 में 2 का भाग देंगे तो ये भी 5 के ऊपर 0 की घात आ जाएगा। अब हम इसमें भी एक एक जोड़ करके गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ये भी 4 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो होगा 4 होगा, मतलब ऐसे गुणनखंड जो एक पूर्ण वर्ग हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या अपने पास 4 हो जाएगी। अब इसी में और देखते हैं एक पूर्ण घन गुणनखंड, यानी ये हो जाता है परफेक्ट क्यूब फैक्टर। इसमें स्क्वायर था तो हम 2 का भाग दे रहे थे और इसमें क्यूब है तो हम 3 का भाग देंगे। जैसे 2 पे 7 की घात है, 3 पे 1 की घात है, 5 पर 1 की घात है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो हम 7 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये 2 पर 2 की घात आ जाएगा, 3 दूनी 6 बार जाएगा। इंटू 1 में तो भाग देंगे तो वही 0, 5 यानी इस 1 में 3 का भाग देंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसमें देखिए हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 0 में 1 जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 3 हो जाएगा ये। तो 1920 संख्या का जो है परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो है ये 3 आएगा। ठीक है, मतलब इसके गुणनखंडों में परफेक्ट क्यूब गुणनखंड 3 होंगे। अब इसी में देखिए एक होता है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, जो भी घातें होती है उसे जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें 1 1 और ये 7 है तो 7 और 2 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इसमें और एक होता है एक डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, मतलब पृथक अभाज्य संख्या मतलब ये इसमें कुछ नहीं करना होता है। जितनी अभाज्य संख्या होती है हमारे पास, जैसे 1920 में 3 अभाज्य संख्या केवल, ये 3 है, 5 है और 2 है, तो इसका जो हो जाएगा पृथक अभाज्य गुणनखंड संख्या जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और ये जो है प्राइम फैक्टर 9 हो जाएगा, इसमें घातों को जोड़ना होता है बस, प्राइम फैक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, एक ही संख्या के हम कितने गुणनखंड निकाल सकते हैं और कौन कौन से गुणनखंड होते हैं वो ज्ञात कर लिए। जैसे देखिए ये पहला हो गया, ये सम गुणनखंड 2 हो गया, विषम वाला 3 हो गया, उचित 4 हो गया, ये 5 6 और ये प्राइम और ये डिस्टिंक्ट प्राइम। 8 टाइप के गुणनखंड होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसमें से अधिकतर ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछा जाता है, पूर्ण घन गुणनखंड अधिकतम पूछा जाता है। तो हमें एक ही संख्या से हमने आपको पूरी तरह बताया। अब देखिए इसी में हम एक दूसरी संख्या ले लेते हैं और उसके सभी फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक संख्या ले लेते हैं हम 144। ये क्या हो जाता है, 16 9 144 हो जाता है।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 4 की घात लिख देंगे, 2 पे 4 की घात और इसे 3 पर 2 की। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और दोनों का गुना कर देंगे। तो 5 गुणित 3 ये 15 हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ऐसे ही इसमें सम गुणनखंड देख ले हम, तो इसका सम गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसमें से हम 2 एक कॉमन ले लेंगे, तो अब इस पे बचेगा 2 पर 3 की घात, तो 2 पर 3 की घात बचेगा और 3 में एक जोड़कर लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इस 2 में और एक जोड़कर लिखेंगे तो इसमें 3 का गुना हो जाएगा, तो इसमें ये 12 हो जाएगा सम गुणनखंड इसका। ऐसे विषम गुणनखंड देखिए, विषम गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसमें विषम संख्या जो है 3 है और 3 पर 2 की घात है, इसमें हम एक जोड़कर लिखते हैं, विषम गुणनखंड ये 3 हो जाएगा। ये तो हम ऐसे ही 15 में से 12 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर होता है उसकी घात में 2 का भाग देते हैं, तो इसके घात में हम 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर 2 की घात, ठीक है। और ये जो 3 के पे 2 की घात है इस पे 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 पर 1 की घात। अब इसमें भी वैसा ही जोड़कर लिख देंगे, आगे गुना कर देंगे, तो 2 और 1 3 गुणित 2 तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। पूर्ण घन गुणनखंड, इसमें हम 3 का भाग देते हैं घात में, इसमें हम 3 का भाग देंगे तो 2 पर 1 की घात बचेगा, इसमें 2 की घात है तो भाग नहीं जाएगा इसलिए 3 पर आ जाएगा 0। इसमें भी अब एक एक संख्या बढ़ाकर लिखेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, गुणित 0 में 1 1, तो इसमें इसका जो पूर्ण घन गुणनखंड हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, सभी की घात को जोड़कर लिख देते हैं, तो 4 और 2 6, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। हमने इसमें और एक बताए थे पृथक अभाज्य गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड यानी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, यानी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, इसमें जितने अभाज्य संख्या होते हैं उसको लेते हैं, तो ये 2 है और 3 है, इसमें 2 ही पद है, इसलिए हमें क्या हो जाएगा, ये इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग यानी कि जितने गुणनखंड होते हैं उसे जोड़ करके निकालना होता है। तो देखिए 144 का गुणनखंडों का योग निकालते हैं, तो इसमें देखिए 2 पर 4 की घात है और ये 3 पर 2 की घात है, तो इसे हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 पर 4 की घात है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पर 0 की घात प्लस 2 पर 1 की घात प्लस 2 पर 2 की घात प्लस 2 पर 3 की घात, ऐसे ही 2 पर 4 की घात, ये ऐसा हो जाएगा। और ये इंटू में 3 पर 0 की घात धन प्लस हो जाएगा 3 पर 1 की घात धन 3 पर 2 की घात, इसको पूरे को लिख देंगे। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसका एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, अभी मैं बताता हूँ, पर इससे पहले लिख लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 1 धन 2 धन 2 2 4 धन ये 2 पर 3 की घात बोले तो ये हो जाएगा 8 धन 4 4 ये 16 हो जाएगा 2 पर 4 की घात, ठीक है। ऐसे ही ये 3 पर 0 की घात तो ये हो जाएगा 1 धन ये 3 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 9 और 1 10 और 3 13 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20 और 10 30 और 1 31, ये 31 गुणित 13, 13 कम 13 ये 13 39 और 1 40, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 की 3 कैरी 1 चले जाएगा और 13 39 और 1 ये 40 हो जाएगा, 403 आ गया। लेकिन हमें इस टाइप से नहीं निकालना है, इसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बता रहे हैं, इसी उदाहरण से बताते हैं, फिर फार्मूला मैं यहां पे लिखा दूंगा। जैसे ये 2 पर हमारे पास 4 की घात है ना,
तो 4 पे हम 1 जोड़कर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ -1 करेंगे। ठीक है, अब जो संख्या है 2, 2 में 1 माइनस करके लिखेंगे ऐसा। अब ये वाली संख्या का काम हो गया, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 पर 2 की घात है तो इसमें +1 करके लिखेंगे, तो ये 3 के ऊपर 3 की घात हो जाएगा, ये फिर -1 और 3 -1 कर देंगे। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र होता है वो हम बताते हैं आपको। जैसे p के ऊपर x हो, इनटू में q के ऊपर y हो, इनटू में r के ऊपर z हो, और इसका हमें निकालना हो सम ऑफ फैक्टर, मतलब इसका जोड़ निकालना हो, गुणनखंडों का योग। तो हम कैसे करते हैं इसे, यहां पर हम p लिख देंगे और इस पे x + 1 करते हैं। ठीक है, और इसमें -1 करते हैं, ऐसे इसके हर में कर देते हैं हम p - 1। ठीक है, ये एक p वाले का हो गया। ऐसे ही q वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा q, इस पे y + 1 करेंगे, यहाँ पे -1 कर देते हैं, फिर इसके हर में q - 1 करते हैं। ऐसे ही r में भी, और ये संख्या जितनी संख्या हो उतनी बार हम ऐसा कंटिन्यू गुना करते जाते हैं। जैसे मान लो r है तो इसमें r में भी वही करेंगे, r पे z + 1 -1 करेंगे और यहाँ पर r - 1 करेंगे। ऐसे यदि और आगे संख्या होता है ऐसे करते जाएंगे और उसे गुना के रूप में लिखते जाते हैं। ये जो होता है इसकी अपेक्षा फास्ट है और आसान होता है। यहाँ पर छोटी संख्या इसलिए हमने प्लस करके निकाल ली, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तो हमें इसी को फॉलो करना है, ये ठीक रहता है। ठीक है, इसमें आपको अब हम एक दो और क्वेश्चंस बता देते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए 36 के गुणनखंडों का योग निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाता है। इसे हम क्या लिख देंगे, 3 पर 2 की घात हो जाएगा और ये 2 पर 2 की घात हो जाएगा। इसका देखिए हमने कैसे बताए थे आपको, यहाँ पहले 3 लिख देंगे, जो घात पर संख्या है उस पर +1 करते हैं तो 3 हो जाएगा, इसमें -1 करेंगे। ठीक है, अब हम इसी संख्या में -1 करते हैं तो 3 - 1 हो जाएगा ये। ऐसे ही ये दूसरी संख्या हमें 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 की घात है, इसमें +1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से -1 करते हैं, अब जो संख्या है उसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा। अब ये देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, -1 ये हो जाएगा 26, ये 26 हो जाएगा। इसके डिवाइड में ये 2 और इनटू में हो जाएगा 8 - 1 बोले तो 7 हो जाएगा, और ये 1 इसका गुना करेंगे ये 13 हो जाएगा, और ये 13 × 7 = 91 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 पर 2 की घात हो और इस पर 9 की घात हो, ठीक है, और इसका पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना हो, पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। ये देखिए 3 पर 18 की घात हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताए थे, पूर्ण वर्ग में हम घात में जो है 2 का भाग देते हैं, तो 3 के ऊपर 18 की घात है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 के ऊपर 9 की घात आ जाएगा, और इसमें हम एक जोड़कर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब पूर्ण घन पूछे इसी संख्या में, तो इसमें घन में क्या होता है, घात में 3 की भाग देते हैं, तो ये 3 पर कितने की घात आ जाएगा, 18 में 3 का भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 1 बढ़ाकर लिखते हैं तो ये 7 ही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे कोई संख्या दे देगा, इसका पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करें, तो ये हमें याद करना है। अब हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 12 पर 13 की घात है गुणित 15 पर 5 की घात हो, ऐसे ही मान लीजिए 7 पर 15 की घात हो। तो इस क्वेश्चन को आप सभी, इसमें सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, इसका योग, आप सब कुछ इसको निकाल कर देखें और खुद बनाकर देखें। ठीक है, गुणनखंड में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, जितना बताया गया इतना पर्याप्त है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन बनाकर देखें। यदि नहीं बनता है तो हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, या फिर बन जाता है तो आप पे कमेंट करें। ठीक है।
तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।